Hi everyone. So by now you must be aware कि आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में 8 सितंबर को आने वाला है। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं या थोड़ी बहुत कर चुके हैं या अच्छे से कर चुके हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, सबके मन में एक क्वेश्चन तो होगा ही कि भैया फेज वन कैसे टैकल किया जाए, अगले 2 महीने फेज वन के लिए क्या पढ़ा जाए, क्या तैयारी की जाए। अब ये 2 महीने की बात क्यों कर रहे हैं, हमें एग्जाम डेट तो पता नहीं है, बट सिंस अराउंड 14 से फॉर्म फिलिंग शुरू होने वाला है और 30-40 डेज से पहले वो एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे। अक्टूबर में दिवाली भी है, वी आर एक्सपेक्टिंग के 25 और 30 के बीच में एग्ज़ाम होगा, 25 वाले वीकेंड पे या 30 वाले वीकेंड पे। तो 60 डेज 55 डेज इतना टाइम आपके पास है, थोड़ा कम भी हो सकता है। यू विल नीड टू रीएडजस्ट because only when the official notification will come in the newspaper we will be clear about the dates or the time that you would be getting. तो फेज वन का पूरा प्लान हम डिस्कस करेंगे, कितने दिन में क्या चीज करनी है, किस सीक्वेंस में करना है, क्या क्या सोर्सेज यूज करनी है, किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है, कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। फेज वन का प्लान बताने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाह रहा हूं। सो वी आर रनिंग करंटली 74% ऑफ विच इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर जो 29 से 31 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, तो 31 अगस्त को ये खत्म हो जाएगा। इस 74% ऑफ को अवेल करने के लिए यू कैन यूज द कूपन कोड August 74। ये रेगुलेटरी बॉडीज में जितने भी एग्जाम हैं, आरबीआई हो गया, सेबी, नाबार्ड, इरडाई, इफ्सका, सब पे वैलिड है। आरबीआई तो आ ही गया है, इफ्सका, इरडाई, नाबार्ड भी आने वाला है। अब कभी भी आ सकता है, जस्ट लाइक आरबीआई केम सडनली। तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो एटलीस्ट 40-50% तैयारी करके बैठे हैं या पूरी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे, इस साल ज़्यादा तैयारी नहीं की है, अगले साल दूं या इस साल दूं, क्या मैं इस साल क्लियर कर पाऊंगा। देखिए, इतना आप समझ लीजिए कि आरबीआई ग्रेड बी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसमें बहुत अच्छी तैयारी चाहिए आपको, क्वांट की, रीजनिंग की, एफएम की, एसआई की, करंट अफेयर्स की। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, कि आरबीआई का ए भी नहीं पढ़ा है, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी नहीं की है, तो इस साल ये एक्सपेक्ट करना कि 2 महीने में तैयारी करके मैं एग्जाम निकाल के सेलेक्ट हो जाऊंगा, इट माइट बी लिटिल पुशी। हो सकता है, मिरेकल्स भी होते हैं, बट ये सोचना थोड़ा सा आई थिंक ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपका ऐसा बैकग्राउंड है कि आपने यूपीएससी की तैयारी की है या बैंकिंग की तैयारी की है या कैट की तैयारी की है, वेयर देर इज अ सिलेबस ओवरलैप विद आरबीआई, यू देन stand a good chance even if you are starting from scratch for आरबीआई, बिकॉज काफ़ी सिलेबस आपको ओवरलैप में पूरा हो चुका है, या फिर आपका इकोनॉमिक्स या फाइनेंस बैकग्राउंड है, तब भी फेज टू में काफ़ी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ी होंगी, आपका अच्छा होल्ड होगा, यू कैन जस्ट फोकस ऑन फेज वन। तो ये कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे अगर आपने आरबीआई की तैयारी नहीं भी शुरू की, तब भी 2 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फेज वन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत टाइम हमें फेज टू को भी देना पड़ेगा इन 2 महीने में, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब स्टडी प्लान बनाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, लास्ट ईयर हुआ था नॉर्मलाइजेशन फियास्को। इसमें क्या हुआ था कि दोनों शिफ्ट्स में पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अलग था। किसी शिफ्ट में कोई सेक्शन बहुत आसान था तो कोई बहुत मुश्किल था, और दूसरी शिफ्ट में चीज़ें उल्टी हो गई। इससे नॉर्मलाइजेशन में बड़ी चीज़ें बिगड़ गई। आप देखिए, ये किसी बच्चे के 27 मार्क आए, उसको नॉर्मलाइज करके 17 कर दिया गया। जीए में, क्वांट में 4.25 मार्क्स आए, जिसको नॉर्मलाइजेशन में 8.5 कर दिया गया। तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसी चीज़ें की गई हैं कि आपके मार्क्स हाफ किए गए हैं या डबल किए गए हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट नॉर्मलाइजेशन। अब मार्क्स तो एडजस्ट कर दिए, बट हु विल एक्चुअली थिंक अबाउट द इम्पैक्ट दैट वुड हैव बीन देयर ऑन द स्टूडेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम जब वो एग्जाम दे रहा था। अब जिससे 3-4 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए हैं, वो तो शायद उम्मीद छोड़ के बैठ गया होगा कि मेरा नहीं होगा, उसको क्या पता कि मेरे मार्क्स डबल हो जाएंगे। तो वो टेंशन में, उस पेपर में जो इम्पैक्ट होता है,
वो नॉर्मलाइजेशन में काउंट नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि पेपर आसान आएगा, मुश्किल आएगा। पेपर का कोई भी लेवल आ सकता है, और अब तो डिफरेंट शिफ्ट्स में ही डिफरेंट लेवल आ रहा है। सो इसके बारे में सोचो नहीं, हाईएस्ट लेवल तक प्रिपेयर करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉक दो। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं ये मॉक तो वैसा नहीं है, ये मॉक वैसा नहीं है जैसा पेपर में आता है। भाई पेपर में कुछ भी आ सकता है। आपको तो खुश होना चाहिए अगर आपको कोई पेपर से आसान मॉक दे रहा है कुछ, और कुछ मुश्किल मॉक दे रहा है, आपको वो करने को मिलेगा। दैट इज द बेस्ट थिंग यू शुड बी डूइंग। सेकंड चीज जो आपको पता करनी है, जाननी है, वो है कि कट ऑफ्स को हम बहुत बार प्रीवियस लेवल पे डिफाइन करके टारगेट बना लेते हैं। अब आरबीआई में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ जनरली एक परसेंटेज रहता है ऑफ द ओवरऑल मार्क्स। आप 2021 में देखेंगे तो सारे सेक्शंस का जो सेक्शनल कट ऑफ है, दिस इज 20% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स। अब जीए में 80 मार्क्स है तो 20% 16 हो गया, इंग्लिश में 30 मार्क्स है तो 20% 6 हो गया। इसी तरह बाकी सेक्शंस में भी सेक्शनल कट ऑफ 20% पे गया था। 2023 में ये नंबर 15% पे गया था। सेक्शनल कट ऑफ इज 15% ऑफ द ओवरऑल मार्क्स। 2024 में बहुत देर के बाद ये नंबर हमारा 25% गया, 25%, विच वॉज काइंड ऑफ हाइएस्ट इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स। ठीक है, मतलब पिछले 3-4 साल में 25% नहीं गया था, 2019 के बाद नहीं गया था। तो ये नंबर ऑफ सीट्स कम हुई, इसीलिए सेक्शनल कट ऑफ बढ़ा। ओवरऑल कट ऑफ भी बढ़ता है, बट सेक्शनल कट ऑफ पे ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो इस बार ये नंबर 30% तक टच कर सकता है। एक पॉसिबिलिटी है अगर सीट्स कम आती हैं। तो क्वांट और रीजनिंग में आप ये लगा के चलिए कि कट ऑफ यहाँ पे 9 नंबर और यहाँ पे 18 नंबर तक जा सकती है। सो जस्ट ये एज्यूम करना कि 7.5 नंबर लेने हैं या 15 नंबर लेने हैं, क्योंकि आपका क्वांट रीजनिंग वीक है, आप जस्ट इतने नंबर लेके मैनेज करेंगे, माइट नॉट बी द राइट स्ट्रेटजी। वी नीड टू इंक्रीज आर expectation of sectional cutoff a little bit and push ourselves to obtain 1 or 2 marks higher. ये बहुत सेफ ऑप्शन रहेगी, नहीं तो एक सेक्शन में उड़ने के पक्का चांस रहेंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखना। अब कुछ बेसिक गाइडलाइंस बता रहा हूं, उसके बाद स्टडी प्लान पे आऊंगा। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ने हैं स्टडी प्लान में। सारा आप पढ़ नहीं पाओगे, ये आपको जान लेना है। इरेलीवेंट और रेलेवेंट को फिल्टर करना पड़ेगा, सिर्फ रेलेवेंट चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला है, रिवीजन और प्रैक्टिस। एंड आई ऑलवेज से फॉलो वन रूल ऑफ रिवीजन: रिवाइज डेली वॉट यू हैव रेड और प्रैक्टिस डेली वॉट यू हैव डन। रिवाइज वीकली एंड रिवाइज मंथली। मुश्किल है, बट जितना इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे उतनी रिटेंशन बढ़ेगी। नहीं एग्जाम में बस पढ़ाई करके जाओगे, चीजें याद नहीं रहेंगी। और हम टाइम के लिए रोएंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, वो है भी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। अब टाइम पैदा भी नहीं किया जा सकता, बट ट्रस्ट मी, मैनेजिंग टाइम मुश्किल है, बट मैनेज टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही रहेगा, है ना। भाग दौड़ करके कितना टाइम बचा लोगे। सो मैनेजिंग फोकस इज द की, कि अगर 3 घंटे बैठे हो तो फोकस करो पूरा, उस 3 घंटे में 4 घंटे का आउटपुट निकालो, ताकि जो टाइम क्रिएट नहीं कर पा रहे वो आउटपुट क्रिएट करके उसको आप बैलेंस कर पाओ। तभी अपने टारगेट्स मीट कर पाओगे, तभी टाइम टेबल का फायदा है, तभी डेली टारगेट्स लेके सेटिस्फेक्शन होगी, तभी मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो एक हफ्ते के बाद ही स्टडी प्लान छोड़ दो कि मैं ये लिख के दे सकता हूँ। अब क्या स्टडी प्लान हमें फॉलो करना चाहिए? देखिए, हमारे 4 सेक्शंस हैं: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों की कंबाइन मेहनत से ही हमारी सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होने वाली है। मैंने 3 फेजेस में आपकी प्रिपरेशन को बांटा है। 1 सितंबर से 20 सितंबर एक तरह से फेज 1 है आपकी प्रिपरेशन का। 21 सितंबर से 10 अक्टूबर एक तरह से फेज 2 है। 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर एक तरह से फेज 3 है। अब एग्जाम अगर 25 अक्टूबर से लेट होता है, एक बोनस टाइम है, जल्दी आ जाता है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट फेज में, जैसे मैंने बोला, वी विल जस्ट फोकस ऑन 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। हम एक क्वांट करेंगे और बाकी हम करंट अफेयर्स करेंगे जुलाई एंड अगस्त मंथ के। जुलाई एंड अगस्त सिर्फ 2 महीनों के। फिर नेक्स्ट फेज है जो हमारा 21 सितंबर टू 10 अक्टूबर, इसमें हम रीजनिंग उठाएंगे। ठीक है, अगेन सेलेक्टेड चैप्टर्स उठाएंगे, सारा तो हम नहीं कर सकते अब। और करंट अफेयर्स हम करेंगे सितंबर एंड जून के। ठीक है, और फिर जो लास्ट फेज है उसमें मैं क्वांट रीजनिंग के कुछ सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस कर लूंगा, करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लूंगा, अक्टूबर के करंट अफेयर्स कर लूंगा, और स्कीम स्टैप को मैंने लास्ट के लिए रखा है, फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर,
क्योंकि पहले मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मुझे उसी टाइम करना होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्लान है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, हर चीज़ को आराम से समझिएगा। एफएलटीज हम सेकेंड फेज में शुरू करेंगे जब एटलीस्ट हमारा 50-60% सिलेबस हो चुका होगा। तो इस फेज में मैं 1 एफएलटी पर वीक दूंगा, मेरे 3 एफएलटीज हो जाएंगे। इस फेज में मैं एक एफएलटी ऑल्टरनेट डे दूंगा, ताकि आखिरी 15 दिन में मैं कम से कम 5, 6, 7 मॉक्स देके जाऊं, जिससे मेरा मोमेंटम बना रहे। अब फर्स्ट फेज में मैं क्वांट की बात करूंगा। ठीक है, क्वांट की तैयारी हमें कैसे करनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सेलेक्टेड चैप्टर्स इज द की, तो आपको एक बात समझ लेनी है, क्वांट में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट मिलेंगे। जो क्वेश्चंस का लेवल है, आप 25 मिनट में 30 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाएंगे, आपको सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है और टाइम भी नहीं है आपके पास, तो आप लिमिटेड चैप्टर्स कर लो। इन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी पे ले लो, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट एज पर योर ओन कन्वीनियंस वेर एवर यू फील यू हैव स्ट्रेंथ इन मैथमेटिक्स और क्वांट। तो टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी पे करो। और प्रायोरिटी पे जब करना है, अच्छे से करना है। अच्छे का मतलब क्या है, एटलीस्ट हर टॉपिक से 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। पता नहीं कितना टाइम होगा आपके पास, 100 तो नहीं हो पाएंगे, एटलीस्ट 50 करो। एंड डिफरेंट वैरायटी के करो। डिफरेंट वैरायटी का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल, डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, और ये क्वांट की बुक है अरुण शर्मा की, दिस इज अ वेरी गुड बुक, आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए लेवल 2, लेवल 1 नहीं। लेवल 1 आसान है, एग्जाम में लेवल 2 आएगा, लेवल 3 मत करना, वो बहुत मुश्किल है। अगर आपका क्वांट वीक है तो लेवल 3 पे मत जाना। और सेक्शनल टेस्ट क्वांट के बहुत सारे सॉल्व कर लेना, क्योंकि पढ़ने से नहीं होगा। कई बार हम वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन खुद क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो नहीं होते हैं। और खुद क्वेश्चन सॉल्व हो भी गए तो टाइम लिमिट में एक एग्जाम की तरह सॉल्व करने के लिए सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। लोग यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। सेक्शनल टेस्ट सिर्फ टाइम लिमिट में तो सॉल्व करना सिखाएंगे ही, साथ में एग्जाम टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इस बुक में शायद एग्जैक्टली एग्जाम टाइप क्वेश्चंस ना हो, मतलब कॉन्सेप्ट्स वही लगेंगे, बट एग्जाम में जो एक दो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस लेटेस्ट आ रहे हैं वो शायद बुक में ना मिले, वो सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक करने हैं, बुक में से प्रैक्टिस कर लेने लेवल 2, और सेक्शनल टेस्ट जरूर दे लेने, कम से कम 10-15 जितने आप दे पाओ क्वांट पे। ठीक है, करंट अफेयर्स का मैं कंबाइंड आपको बताऊंगा आगे जाके, अभी हम इसको नहीं छेड़ते हैं, लेकिन हमें करना इसी स्लॉट में होगा। मैं स्ट्रैटेजी आगे जाके बताऊंगा। अब रीजनिंग का क्या करना है। रीजनिंग के भी जैसे मैंने बोला सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, आपको एग्जाम में 60 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस तो नहीं होने वाले हैं, लेवल टफ आता है। और इन 60 क्वेश्चंस की अगर आप बात करें, एग्जाम में होता क्या है, 60 क्वेश्चंस में से अराउंड 30 क्वेश्चंस तो आपको आएंगे मिसलेनियस टॉपिक्स पे, और 30 क्वेश्चंस या 30 से भी एक दो ज़्यादा ही आएंगे पजल्स पे, जिसको हम पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को लगता है कि पजल्स और सिटिंग ये दो टॉपिक कर लो, 30 क्वेश्चन में हाथ हमारा साफ हो जाएगा, दैट इज़ मोर देन एनफ। देखिए, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पेपर में काफ़ी टफ हो सकते हैं सॉल्व करने, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर, टाइम क्रंच होता है। सपोज आपने पजल से शुरू कर लिया, पहले 10-15 मिनट में पजल बनी नहीं, तो 45 मिनट में से 15 मिनट गए, बचे 30 मिनट, फिर पैनिक हो जाएगा कि अब कैसे करेंगे। तो डोंट स्टार्ट विद पजल्स, इवन इफ यू फील यूर गुड इन पजल्स, स्टार्ट योर पेपर विद अदर टॉपिक्स। तो मैं यही बोलूंगा कि जो बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उस पर अच्छा होल्ड बना लो। ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी, इनको अच्छे से कर लो। एग्जाम में पहले इनके क्वेश्चंस कर लेना, और तैयारी करते हुए भी पहले जब इनको कर लिया, उसके बाद इफ यू गेट टाइम यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। और अगर आपका रीजनिंग में पजल्स वीक है, तब आप इसको छोड़ दो, ये मतलब मास्टरी नहीं हो सकती इसकी इतनी कम टाइम में। और ये एक ठीक बुक है आर एस अग्रवाल की, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टू बिल्ड ऑन योर बेसिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बट यहाँ पे भी सेक्शनल टेस्ट जरूर देना, to practice exam like questions, latest questions, and to know how to solve questions within a certain time limit and learn time management. ठीक है, इंग्लिश का मैंने इसमें नहीं डाला है इस प्लान में, टाइम ही नहीं है, बट इंग्लिश पे आप
मॉक टेस्ट वगैरह कर लेना भाई। इंग्लिश में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, नहीं चेंज हो सकता एक एक महीने में। सो फोकस ऑन मॉक्स, लर्न थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग, सॉल्व लॉट ऑफ मॉक्स। एसपी बख्शी की बुक आती है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, इट विल हेल्प यू। थोड़ा बहुत इसमें से आप कर लेना, बट सॉल्व लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। वोकैबलरी बनाने का ये सही टाइम नहीं है वैसे, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो नॉर्मल लुइस की वर्ड पावर मेड इजी आती है, but this is not the right time, so I'll not recommend this. Normally I recommend this for a more comprehensive preparation of 6 months. ठीक है, अब हम करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो करंट अफेयर्स को मैंने बेसिकली 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज में हम जुलाई एंड अगस्त के करेंगे, फिर सेकंड फेज में हम सितंबर एंड जून के करेंगे, 4 महीने हो गए, फिर अक्टूबर के रह जाएंगे जिसको हम फिफ्थ फेज में करेंगे। अब थोड़ा और आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू स्टेट के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 80 मार्क्स के आते हैं, और जिनका क्वांट और रीजनिंग थोड़ा वीक है उनके लिए तो करंट अफेयर्स इज लाइक दी पॉइंट वेयर इट विल हेल्प यू टू क्लियर दी ओवरऑल कट ऑफ। क्योंकि क्वांट में जस्ट आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया, रीजनिंग में जस्ट आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया, ओवरऑल कट ऑफ कहाँ से क्लियर होगा अगर जनरल अवेयरनेस में अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये डुएबल है, ठीक है। क्वांट रीजनिंग में क्या होता है ना कि चाहकर भी आप प्रैक्टिस कर कर भी नहीं बना सकते। जीए में डुएबल है, हालांकि जीए भी बहुत टफ है, पेपर में बहुत लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, बट फिर भी अगर मतलब तैयारी करोगे, एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट दिखेगा। तो जीए में अब बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पे जो हमें पढ़नी है। ऐसा क्यों है, देखिए मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। करंट अफेयर्स जो आरबीआई में आते हैं, दे आर नॉट लाइक आरबीआई करंट अफेयर्स आर नॉट लाइक बैंकिंग। बैंकिंग में जो करंट अफेयर्स आते हैं या यूपीएससी में जो आते हैं, आप उन पे रिलाई मत कीजिए। सबसे पहले पॉइंट आपको ये समझना है, बैंकिंग में बहुत सारे एरियाज जैसे कि आरबीआई नोटिफिकेशंस इतना डेप्थ में या इतना प्रपोर्शन में नहीं पूछा जाता है। रिपोर्ट्स और स्कीम्स बहुत बेसिक पूछा जाता है, यहाँ पे बहुत डेप्थ में पूछा जाएगा। तो बैंकिंग वाले सोर्सेज मत यूज कीजिएगा, और यूपीएससी वाले जो एनालिटिकल होते हैं उनमें फैक्चुअल चीजें नहीं मिलेंगी जो आरबीआई में पूछी जाती हैं। आरबीआई में क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल आता है कि आरबीआई ने ये किया है, इसमें कितने महीनों में पेनल्टी लगेगी, सीधा 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ, 8 मंथ्स, फैक्चुअल पेपर। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब कौन कौन से एरियाज से पेपर पूछा जाता है, ये प्लस माइनस इंडिकेट करते हैं ट्रेंड किधर जा रहा है। आरबीआई नोटिफिकेशंस और फाइनेंस करंट अफेयर्स से अराउंड 30 to 32 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 30 आउट ऑफ 80 इज अराउंड 40% पेपर आपका आरबीआई नोटिफिकेशंस और फाइनेंस करंट अफेयर्स से आता है। वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। फिर रिपोर्ट से भी अच्छा खासा पेपर आता है, 12 से 15 मार्क का। गवर्नमेंट स्कीम से भी 8 से 10 मार्क का पेपर आता है। फिर ईएसआई करंट अफेयर्स से 8 से 10 मार्क का पेपर आता है। आई एक्सप्लेन यू व्हाइल आई गो अहेड कि इनका क्या मतलब है अगर आपको नहीं पता है। फिर नॉर्मल करंट अफेयर्स होते हैं जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इवेंट्स, ऑबिचुरीज, उनमें से अराउंड 15 से 18 मार्क्स का पेपर आता है, बट दिस इज ऑन अ नेगेटिव ट्रेंड नाउ। इसका वेटेज 3 साल पहले 30 मार्क था, करते करते 15 पे आ गया, फर्दर भी डिक्रीज हो सकता है। और स्टैटिक पार्ट में दे विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर फेज टू सिलेबस, डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्फ्लेशन, ऑल दैट। उसमें से 5 से 7 मार्क्स का पेपर आता है। तो अगर आपका फेज टू प्रिपेयर्ड है, जो कि होना चाहिए बाय द टाइम यू आर अपेयरिंग इन फेज वन, एटलीस्ट द बेसिक्स, तो आप ये कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स टैब, ये आप देख रहे हैं आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स, ये सारे पूछे जा रहे हैं। ईएसआई और फाइनेंस करंट अफेयर्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ईएसआई करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, फाइनेंस करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, ये जीए जो मैंने यहाँ लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी हैं ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आपने आरबीआई का पेपर नहीं देखा, आप एक बार देखिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करंट अफेयर्स में पढ़नी है, लिमिट योरसेल्फ। आपको फैलानी नहीं है चीज़ें। बहुत लोग ना चीज़ें फैला लेते हैं। फैला कैसे लेते हैं कि हम 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, अच्छा पेपर में तो 9 महीने के पढ़ के जाऊंगा, 9 महीने से भी पुराना क्वेश्चन भी आता है, आएगा। पर आप यहाँ पे वैल्यू फॉर एफर्ट देख रहे हैं, पहले 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स करेंगे तो 65 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं।
बाकी 15 क्वेश्चन के लिए शायद पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। इज इट वर्थ इट? नो। इफ यू हैव टाइम मे बी, बट डोंट हैव टाइम, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। और उसमें भी अगर आप देखेंगे इन 5 मंथ्स में भी हाईएस्ट वेटेज ऑफ क्वेश्चंस अराउंड 55 कहाँ से आए हैं? लास्ट 3 मंथ से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ 3/5 रूल ऑफ करंट अफेयर्स। डू 5 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स सो दैट यू आर सिक्योर। बट इफ यू हैव वेरी लिटिल टाइम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यार लाइफ में, वर्किंग हो, मैरिड हो, वन और द अदर रीजन है, तो 3 साल के करंट अफेयर्स कर लो। दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू क्लियर, बट टू बी सेफर आई वुड से स्टिल गो फॉर 5 years। ये चीज आप पहले पक्का बांध लो। अगर आपने टारगेट डिफाइन कर लिया ना, फिर पूरा हो जाएगा। अगर ओपन एंडेड रखोगे कि 6 के 7 के 8 के जितने होंगे कर लूंगा, इट विल जस्ट लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम। अब स्कीम्स कैसे करनी है? स्कीम्स पहले तो जो सिलेबस से रिलेटेड है, अगर जेंडर इश्यूज आपके सिलेबस में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ सकती है। पॉवर्टी एलिवेशन आपके सिलेबस में है, मनरेगा आ सकती है। तो सिलेबस से रिलेटेड स्कीम्स पढ़नी है, और वही स्कीम्स पढ़नी है जो लास्ट 5 मंथ्स में न्यूज़ में थी। कहाँ पे? पीआईबी में। कोई भी स्कीम पे कुछ भी होता है ना, तो पीआईबी में आ जाता है। कोई अपडेट हुआ है, कोई कंट्रोवर्सी हुई है, कोई नई स्कीम आई है, पीआईबी पे आएगी। तो लास्ट 5 मंथ्स में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे आपके सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है, आपने सिर्फ वही कवर करनी है, ठीक है। और स्कीम्स में से क्वेश्चन वन लाइनर भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी, तो अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर लेना। रिपोर्ट्स की बात करें तो 8 रिपोर्ट्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय आरबीआई, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जो आरबीआई की आती है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बाय आरबीआई, फिर ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस बाय आरबीआई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय आईएमएफ। ये पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। फेज 1 में इन 8 रिपोर्ट को पढ़ के आएंगे 2-3 क्वेश्चन ही, बट फेज 2 के लिए भी तो तैयारी करनी है भाई, ठीक है। उसको ऐसे हम छोड़ नहीं सकते, तो इसको पढ़ लेना। बाकी जो इनके अलावा रिपोर्ट्स हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, जैसे मैंने स्कीम्स में समझाया था, रिपोर्ट्स में भी अगर जेंडर इक्वालिटी टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो उस पर कोई रिपोर्ट आता है तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनवायरनमेंट आपके सिलेबस में कोई रिपोर्ट आता है तो पूछा जा सकता है। तो ये रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है। बट अब सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स पे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हो जाएंगी। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन टॉपिक्स पे रिपोर्ट्स रिलीज करती हैं। तो आपको सिर्फ वो रिपोर्ट्स पढ़नी है जो इन फेमस ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज की जाती हैं, जो मतलब जिनका एक दबदबा है, एक स्टेचर है। वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूटीओ, ओईसीडी, एडीबी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, आईएलओ, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी रिपोर्ट्स को ही पढ़ के जाना है। बाकी ऐसे नहीं तो बहुत सारी रिपोर्ट्स होंगी, वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। सो दिस इज द राइट मैकेनिज्म टू फिल्टर। मैं बार बार कह रहा हूँ, रेलिवेंट पढ़ना है, लिमिट योरसेल्फ, लिमिट योरसेल्फ। आरबीआई नोटिफिकेशंस आरबीआई वेबसाइट पे सारी मिलेंगी। अगेन पिछले 5 महीने की पढ़ लेना। फोकस ऑन फैक्ट्स, बहुत डिटेल्ड होती हैं, टेक्निकल होती हैं, ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, इसमें वैसे तो सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे फाइनेंस में डिजिटल पेमेंट्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, रिस्क मैनेजमेंट है। ईएसआई में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, फिर आपका डब्ल्यूटीओ है, फिर आपका रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है। उन पे जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं वो पूछे जा सकते हैं। बट फाइनेंस करंट अफेयर्स में जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, जैसे सेबी है, पीएफआरडीए है, इरडा है, नबार्ड है, इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है जो कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर में ही काउंट होगी, उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फिर ये नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं जिसको मैं बोलता हूँ, जो बैंकिंग में और हर जगह आते हैं। नेशनल न्यूज़ में एमओयूज, समिट्स, इंटरनेशनल में भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेज इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़, स्पोर्ट्स में जो टूर्नामेंट्स होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। सो ये जनरल जीके या जीए बोल लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, इन हेड्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन इनडायरेक्ट आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हेडिंग थी न्यूज़पेपर में, पढ़िए। अभिनव बिंद्रा अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन फॉर ओलंपिक मूवमेंट, के उनको ओलंपिक मूवमेंट में एक
टॉर्च बियरर बनने के लिए ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला। तो एग्जाम में क्वेश्चन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि क्वेश्चन आएगा कि ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको मिला या अभिनव बिंद्रा को अभी कौन सा अवार्ड मिला, बट क्वेश्चन इनडायरेक्ट आता है। क्वेश्चन क्या आया कि अभिनव बिंद्रा ने जो अपना गोल्ड मेडल जीता था काफी साल पहले, वो कौन से ईयर में और कौन से ओलंपिक्स में जीता था। आंसर आई थिंक 2008 बीजिंग ओलंपिक्स है, बिल्कुल यही है, थिंक क्या यही आंसर है। तो ये इससे इस न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज है, और इस न्यूज से रिलेटेड जो स्टैटिक नॉलेज है या पास्ट है वो आपको इसी न्यूज में मिलेगा। इसी न्यूज आर्टिकल में नीचे लिखा हुआ था कि अभिनव बिंद्रा इज नोन फॉर विनिंग मेडल इन 2018 बीजिंग ओलंपिक्स। तो कभी कभार ना हम शॉर्टकट में बस ये चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाते हैं कि अभिनव बिंद्रा कौन है, उसने कब क्या जीता था। बट एग्जाम में ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और स्टैटिक में तो ये बस आपके बैंकिंग और इकोनॉमी रिलेटेड डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट्स, ये फेज 2 में आप पढ़ लोगे तो आपका हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स मोस्ट टेक्निकल एरिया है, मैं बोलूँगा टेक्निकल नहीं मतलब मोस्ट स्ट्रिंजेंट एरिया है प्रिपरेशन के लिए। स्कोप बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको इसमें। जो रिवीजन है ना करंट अफेयर्स की, दैट इज बेस्ट डन थ्रू प्रैक्टिस। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करेंगे ना तो बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। और ये सोर्सेज हैं, स्कीम्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पीएबी वेबसाइट से पढ़िए। रिपोर्ट्स कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं तो पीएबी वेबसाइट से, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स हैं तो हिंदू न्यूज़पेपर में कवर रहती हैं। आरबीआई नोटिफिकेशंस आरबीआई वेबसाइट से। फाइनेंस करंट अफेयर्स लाइव मिंट या बिजनेस स्टैंडर्ड। ईएसआई करंट अफेयर्स हिंदू या पीआईबी वेबसाइट। नॉर्मल करंट अफेयर्स जो हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये वो हिंदू से ही कवर हो जाएंगे। स्टैटिक तो आपका फेस 2 सिलेबस। तो 4 सोर्स हैं, पीआईबी वेबसाइट, हिंदू न्यूज़पेपर, आरबीआई वेबसाइट, लाइव मिंट या बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। या फिर अगर आप इनको खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, देन यूज कंपाइल्ड मैगजीन्स बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारी मैगजीन्स कंपाइल करते हैं, उनमें से कुछ फ्री भी मिलती हैं, तो आप उनमें से कुछ मैगजीन्स यूज कर लीजिए। बट ये ध्यान रखिएगा कि सारे एरियाज कवर हों वही चीज पढ़ना, या सारे एरियाज को कवर करने के लिए अलग अलग चीज पढ़ना। और दोनों मत पढ़ना कि मैगजीन भी पढ़ रहे हो और ये पीआईबी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, वो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब एफएलटीज के बारे में बात करें तो मैंने एफएलटीज को यहाँ रखा है सेकंड फेज में। यहाँ सिर्फ 1 पर वीक, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस ही नहीं होगा तो उससे ज़्यादा देने का फ़ायदा नहीं है। बट 1 पर वीक देके एटलीस्ट आपको थोड़ा सा प्रेशर झेलना आ जाएगा, पता लग जाएगा प्रेशर है क्या, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कर लोगे, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने का थोड़ा पता लग जाएगा, एटलीस्ट प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर लोगे विच यू कैन सॉल्व by yourself and then improve while giving another 6 to 7 marks in the last phase of your preparation. इन 3 मॉक्स को तो बहुत अच्छे से एनालाइज करना है ताकि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाओ कि यार अब जो पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, ठीक है, अब मार्क्स इसी नॉलेज से कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। काफी बार मैंने देखा है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम क्वेश्चन नहीं अच्छे से नहीं पढ़ रहे होते हैं या ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़ रहे होते हैं या फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के ही आंसर मार्क कर देते हैं। तो ऐसी चीजें इग्नोर नहीं करनी है, नोट डाउन करना है कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ अगर मैंने ये चीज पढ़ रखी थी। अगर पढ़ी नहीं रखी थी, तुक्का लगाया तो गलत हो सकता है, बट पढ़ रखी थी, आती थी, सिर्फ थोड़ी सी जल्दबाजी में गलत हुआ, तो उन चीजों पे हमें कंट्रोल लाना है। मैं अब सही बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ अच्छे से एनालाइज करके इन चीजों पे कंट्रोल ले आए ना, तो जो आपने पढ़ रखा है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी से आपसे आपके 5-7 मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल प्लान है जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट इट वुड रिक्वायर लॉट ऑफ discipline at your side, lot of positivity, motivation at your side, then only it would be possible। क्योंकि इसमें डेली के टारगेट्स डेली करने पड़ेंगे, अगर डेली नहीं हुए तो वही फिर एक विशियस साइकिल चल पड़ेगा जिसमें आपको लगेगा कि यार मेरा नहीं होगा, मेरे से टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, और आप धीरे 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 चीज़ें छोड़ते चले जाओगे और चीज़ें पाइल अप होती रहेंगी। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप कुछ असिस्टेड प्रिपरेशन देख रहे हैं तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कोर्सेज। हमारे आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाके देख सकते हैं। अभी हमारा मंथ एंड फ्लैट 40% ऑफ भी चल रहा है, विच इज़ वैलिड फ्रॉम 29 टू 31 ऑफ अगस्त, जिसमें अगस्त 74 कोड यूज़ कर आप रेगुलेटरी बॉडी में सारे एग्जाम्स के लिए कोर्स ले सकते हैं। और इसमें आरबीआई के एज यू नो हमारे पास गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है। गोल्ड इज़ फॉर फेज़ 1, 2
एंड इंटरव्यू कंप्लीट कोर्स। आरबीआई ग्रेड ए बी के लिए सिल्वर कोर्स भी है, विच इज़ अ फेज 2 प्लस इंटरव्यू कोर्स। इसमें फेज 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स फेज 1 के इसमें भी मिल जाएंगे, या फिर टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं और से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट स्टिल यू वांट सम more questions to practice chapter wise, sectional test, full length mock test, descriptive tests which are evaluated and your feedback is given to you, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए हो सकती है। बाकी अगर आप बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, IBPS PO, IBPS clerk, SBA PO, SBA clerk, then you can even enroll into this RBI Grade B plus Bank Mahapack फुल वीडियो कोर्स, जो RBI प्लस बैंक के 6 कोर्सेस, जैसे मैंने बोला RRB, IBPS एंड SBI, PO एंड क्लर्क, सबकी तैयारी करवाता है। सो थैंक यू, नाइस डे, बाय बाय।